Okay. Good morning to all the Nether friends. How's you all good? I hope you all are doing well and good. So today we are going to start effective teaching practices. हमारा इससे पहले तक का खत्म हो चुका है. हाँ, हाइरार्की क्या है हमारी फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की. तो इट वेंट लाइक दिस. एक मिनट. Why is this that side? हाँ, तो जो आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है इसको हम इस फॉर्म में रख सकते हैं. सबसे पहला कल्चरल कंटेक्स्ट, देन philosophy of people, then national goals, and after that aims of education, after objectives of content, and then translated into behavior. तो आपका सबसे पहला था एक कल्चरल कंटेक्स्ट को बनाना, देन फिलोसफी एक पीपल को देना, एंड एक नेशनल गोल्स क्या होते हैं हमारे, एजुकेशन का एम क्या है आफ्टर दैट, एंड देन आपने उस कंटेंट से क्या ऑब्जेक्टिव्स सीखा, एंड देन उस बिहेवियर को ट्रांसलेट करना. तो ये आपके क्या है हायरार्की ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. सो आगे देखते हैं. तो इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस बेसिकली है क्या. तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम क्या है तो एक ग्राउंड रूल है या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल कह सकते हैं जो कि हमारे पीरियड ऑफ टाइम के बाद इवॉल्व हुई है. ये हमें गाइड करती है फ्यूचर एक्शन और बिहेवियर के लिए, और टीचिंग साथ ही साथ इसका खुद का एक मैक्सिमम सेट भी है जो कि हमारा बाद में डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा. तो इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस ऐसे ही होती है. मतलब सबसे पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे जो सिंपल थिंग्स होंगे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा पहले, और ये हमारा कैसे क्या रहता है तो डे टू डे एग्जांपल्स का, देन ग्रेजुअली एक टीचर क्या करते हैं कॉन्सेप्ट्स के टुवर्ड मूव करते हैं, फिर टेक्निकल टर्म्स में, एंड देन इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं लर्नर्स के अमंग ताकि वो न्यू नॉलेज को एक्वायर करें, और ये ज्यादा अच्छे बेटर रिटेंशन मतलब उसे ज्यादा लंबे समय तक याद रहे उसके लिए काफी फायदेमंद होता है. मतलब कभी भी सिंपल से डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स तक जाने में. फिर हमारा फ्रॉम नोन टू अननोन, तो ये हमारा कैसे रिलेटेड होता है तो हमारे फर्स्ट मैक्सिम, तो जिसमें हमारा रिटेंशन जो होता है हमेशा सबसे बेटर होता है. अगर न्यू नॉलेज आ रही है तो वो कैसे होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए कि हमारा कौन सा चीज नोन है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होनी चाहिए हमारी लिंक्ड होनी चाहिए. अगर हम फ्रॉम सीन टू अनसीन की बात करें तो स्टूडेंट्स जो है वो इम्पार्ट करें नॉलेज में अबाउट प्रेजेंट, और देन वो क्या करें और समझ पाए पास्ट को और फ्यूचर को और बेटर तरीके से. अगर हम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें हम लोग मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है. साथ ही साथ उसके कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को जिससे बच्चे हमारे फेमिलियर हो जाए, और एक डिफाइन करें माइक्रो वर्ड्स को एक लेटर स्टेज में बाद में चल के. और क्या हो सकता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, तो इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो एक प्रेजेंट करते हैं एग्जाम्पल्स को सबसे पहले, फिर देन कुछ हमारे जनरल लॉस को, एंड देन वहां से हमारे कुछ डेरिवेशंस होते हैं जिसको एक्सप्लेन किया जाता है. और ये जो एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस जो होते हैं इसमें हमारे पर्पसेस को ये सर्व करते हैं. अगर हम फ्रॉम होल टू पार्ट देखें तो जो हमारे जेस्टाल्ट के जो साइकोलॉजिस्ट है इन्होंने प्रूव किया है कि जो भी हम सबसे पहले देखते हैं होल ऑब्जेक्ट एंड देन उसके पार्ट्स को, तो उसका एग्जाम्पल है हम क्या करते हैं परसीव करते हैं जैसे ट्री, और देन उसके ट्रंक्स को, फिर ब्रांचेस को देखते हैं, फिर लीव्स को देखते हैं. तो सबसे पहले हम पूरे एक होल को देखते हैं एंड देन उसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन को पहले आप जानते हो अच्छा ऐसा ऐसा इंसान है इसमें ये चीज है, फिर एक एक करके उसके पार्ट्स को आपको हायर क्लासेस में बताया जाता है. तो आपको बचपन से इसी तरीके की लर्निंग दी गई रहती है. मतलब इवन एज आई एम ए स्टूडेंट, और इवन अगर मैं एज अ टीचर भी बोलूँ तो बचपन से मैंने भी इसी तरीके से सीखा है. तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन या फिर ओवरव्यू हमारे टॉपिक्स जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. साथ ही साथ आपके इसके प्रिंसिपल से इसे लिंक करना एक लर्निंग को इंटीग्रेट करने के समय. और फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, तो जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्म करने में इनडेफिनेट नॉलेज को एक डेफिनेट नॉलेज में, और साथ ही इनका एम यही होता है क्लैरिफाई करना स्टूडेंट्स के डाउट्स को. और फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जैसे जैसे वो ग्रो अप होने लगते हैं लर्नर तो लॉजिकल ऑर्डर भी हमारी काफी मैटर करती है कि आप किसी चीज को कितना लॉजिकली सोचते हो. तो ये आपका है क्या इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस. तो इस तरीके से अगर जब हम बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को समझ में इजीली आती है, दे विल गेट द थिंग. हाँ हो सकता है नॉट, मैं फिर से ये चीज बोलूंगी जो भी लोग मेरे वीडियोस को देखते होंगे तो बोलते होंगे कैसा गंदा पढ़ाती है या फिर वॉट एवर दैट, but maybe I'm not in good in online batch currently because I've just started it. I don't know how to connect, how to feel the feelings behind the camera. मतलब मैं कैमरा के पीछे कैसे क्या लोगों को क्या फील करूँ जो मुझे देख रहे हैं.
सो आई स्टिल आई एम नॉट गेटिंग टू दैट, बट हाँ आई एम ट्राइंग, आई विल डेफिनेटली, मैं कर लूंगी, मुझे ये मालूम है, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। सो यस, एनालिसिस टू सिंथेसिस की बात करें तो जो हमारे इनिशियली जो स्टूडेंट्स होते हैं इनमें बहुत ही कम या फिर बहुत ही कम नॉलेज होता है किसी टॉपिक्स के बारे में। तो एनालिसिस मींस क्या होता है, प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में एंड देन उसको स्टडी करना। और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को समझना एक कनेक्टिविटी के थ्रू, और जितने भी नॉलेज आपके एक्वायर्ड होते हैं एनालिसिस के थ्रू एंड देन उसके पार्ट्स को भी समझना। तो एक टीचर जो होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड को यूज करना चाहिए। उसके अलावा नेचर फॉलो करने की बात करें तो इसका मतलब होता है रेगुलेट करना एजुकेशन को एक प्यूपल के अकॉर्डिंग, जो भी उसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपके ट्रेनिंग उसके सेंसेस की, तो 5 सेंसेस हैं जिसमें हमारा साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल, टच, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो ये हमारे नॉलेज के क्या होते हैं, रास्ते, तरीके, यही है बेटा, यही से नॉलेज हमें गेन भी होते हैं। तो उसके सेंसेस को और क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना। एंड जो हमारे मॉन्टेसरी एंड फ्रॉबल थे यही हमारे मेन प्रोपोनेंट्स इसके बारे में बताया मैंने। फिर इनकरेज करना सेल्फ स्टडी को, जैसे कि डाल्टन की सिस्टम इस पे बेस्ड है हमारे सेल्फ स्टडी पे। आफ्टर दैट अगर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी क्लोजली रिलेटेड होते हैं मैक्सिम से। और टीचिंग मेथड्स जो होते हैं हमारे दो टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जनरल प्रिंसिपल्स और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, तो जो भी आपका डायरेक्शन होगा डेवलपमेंट का फ्रॉम हेड टू फीट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डल, मतलब आपका सर से फीट तक, ठीक है। एंड ये जब ये होता है तो हमारा सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से तब तक कहां तक, पेरिफेरीज तक, हार्ट, लिम्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ टीचिंग होते हैं, मतलब हम शुरू कहां से करते हैं, सर से फिर पांव तक जाते हैं। अगर हम एक्टिविटी की बात करें, लर्निंग बाय डूइंग करके, जैसे तो फ्रॉबेल्स किंडरगार्टन जो केजी सिस्टम है ये बताती है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इसमें हम फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे कि स्टूडेंट को बोलते हैं कि चार्ट्स और मॉडल्स बनाए जिससे वो करके बच्चा मेरा सीखेगा। फिर इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं, मतलब कि हम जेन्युइन इंटरेस्ट बच्चे का जनरेट करते हैं लर्नर्स कम्युनिटी में, और इफेक्टिवनेस टीचिंग के द्वारा टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को हम इंक्रीज करते हैं। अगर हम प्रिंसिपल बात करें लिंकिंग विथ लाइफ को, तो लाइफ को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो लाइफ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक लर्निंग भी हमारी लिंक्ड होती है लाइफ से, और वो एक तरह से क्या इंड्योरिंग है, मतलब धीरे धीरे हम उसे क्या कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली सीखते हैं। तो ये कुछ हमारे जनरल प्रिंसिपल है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम की बात करें तो ये हमारा और इम्पोर्टेंट होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसमें हम लोग करते हैं टीचिंग रिसोर्सेज की, और लर्निंग को और ज्यादा फोकस्ड बना देते हैं। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो हर स्टूडेंट जो होता है खुद में ही यूनिक होता है, अगर इंटेलिजेंस के टर्म्स में भी देखें तो भी, और एटीट्यूड, एबिलिटीज और पोटेंशियलिटीज के टर्म में भी वो क्या होते हैं, खुद ही यूनिक होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी वो यूनिक होते हैं। तो जो भी हमारा टीचिंग मेथड होता है ये इसी मैनर में ये चलता है। तो मतलब ये सारे स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें देना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हमारे बच्चों में क्या चीज है ना। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, तो ये हमारा नॉलेज एक्सपेंडिंग होता है हर दिन। तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि कैसे हम कंटेंट्स को लें और ये मोर रिलेवेंट और अपडेटेड होना चाहिए लर्नर्स के ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की बात करें तो हर टीचर जो होता है वो सर्टेन टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ होते हैं। तो टीचिंग कैसे होनी चाहिए, एक हमारी सिस्टमैटिक होनी चाहिए ताकि हम उससे क्या कर सके, उसका ऑप्टिमम यूज कर पाए जो भी हमारे रिसोर्सेज है एक टाइम लिमिट के अंदर। एक मिनट, इज इट माइट वर्किंग और नॉट। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन की बात करें तो इसमें हम लर्निंग को और ज्यादा इजियर कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर को हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड इसको यूनिट्स में लिंक भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन में तो क्या, तो लर्निंग को हम और इंजोर करें, नए नॉलेज को और एक्वायर करें, उसको हम रिवाइज करें इमीडिएटली और रिपीटेडली। तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन और रिक्रिएशन का भी यही है कि इसमें हम लोग क्या करें, क्लासरूम एनवायरनमेंट को ह्यूमरस और क्रिएटिव बनाए। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग में क्या होता है, तो इसमें हम स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं प्लान करने में, किसी चीज को एग्जीक्यूट करने में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को, और ये हेल्प करती है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट लर्नर्स के अमंग बढ़ाने में। अगर हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात करें, स्टार्ट, अच्छा यहाँ से फिर से वो बैक हो गया था, आई थिंक, हाँ बैक ही कर, सॉरी।
हाँ, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन है, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। आपको बहुत ज्यादा डिटेल क्योंकि आप इस चीजों को समझ रहे हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये सारे आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग। तो ये सारे आपके साइकोलॉजिकल में आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या फीडबैक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है क्लासरूम टीचिंग में, जो कि क्या करती है, डजंट अप्लाई द कंटेक्स्ट ऑफ फीडबैक। मतलब द फीडबैक इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम टीचिंग। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि हमारे फीडबैक कंटेक्स्ट को मैच नहीं कर रही है। तो इट शुड बी अवेलेबल इन टाउन बाउंड मैनर, फीडबैक शुड नॉट बी एजुकेटिव इन नेचर, फीडबैक शुड रेफरेंस अ स्किल और स्पेसिफिक नॉलेज, बी सेंसिटिव टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। तो फीडबैक जो होता है हमारा एजुकेटिव नेचर का नहीं होता। अब आ जाते हैं इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। आई थिंक आई शुड स्टॉप हेयर। मैं सोच रही हूँ आज मैं शाम में फिर एक वीडियो बनाती हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नो प्रॉब्लम, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वॉच दिस, बट या आई एम लर्निंग फ्रॉम इट, आई एम रिवाइजिंग इट, सो इट्स ब्यूटीफुल, मतलब इट्स बेटर फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है टू गेट दिस हैबिट। और मैं सच में खुद के लिए ही कर रही हूँ, नॉट फॉर एनीवन एंड नॉट फॉर द व्यूअर्स एंड नॉट फॉर द, क्योंकि मुझे मालूम है देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स, दे आर वेरी गुड देन मी, बहुत अच्छे हैं जो मुझसे पढ़ा रहे हैं। बट यस, दिस इज फॉर मी टू लर्न ऑल दीज साइंटिस्ट नेम, बिकॉज आई ऑलरेडी फॉरगॉट अ लॉट। मुझे याद नहीं रहता, आई हैव अ मेमोरी इशू, मतलब मेरी मेमोरी कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक हो चुकी है। आई कांट रिमेम्बर ऑल द थिंग्स, so that is a drawback for me. Okay, so I will start going with effective teaching behavior in next class. Okay, thank you.